हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का ये सेकेंड लेक्चर है। टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है? पहला लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्या एंगुलर वेलोसिटी होता है, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्या v और ओमेगा के बीच रिलेशन होता है, क्या a और अल्फा के बीच रिलेशन होता है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पहले लेक्चर में है और यहाँ पर ये सेकेंड लेक्चर है। देखिए, सर्कुलर मोशन में हम लोग ये बात जानते हैं, डिस्कस किए थे पहले कि सर्कुलर मोशन जब कोई भी पार्टिकल करता है तो वैसे स्थिति में हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, बदलता रहता है। डायरेक्शन वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का हर एक पॉइंट पर क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन चेंजेज एट एवरी पॉइंट। याद रखिएगा, और यह जो लाइन है सर्कुलर मोशन का बैकबोन है। हर एक जगह पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। इसलिए वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, अंदर की बात यह है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो अगर वेलोसिटी हम कांस्टेंट कहते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना होगा। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट इसमें हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। इसलिए सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर बोल भी दें कभी, चूंकि आदत है, इनर्शिया है ये, तो मतलब समझिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कि डायरेक्शन हर जगह चेंज होता है। आई बात समझ में? तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है और मैग्नीट्यूड के आधार पर ही सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। मैग्नीट्यूड के आधार पर सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। मैग्नीट्यूड के आधार पर ही डिफाइन किया गया है। किसके मैग्नीट्यूड के? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के आधार पर सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड पर ही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर ही बात है। क्या होना चाहिए? स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो ये कैसा सर्कुलर मोशन होगा? कैसा सर्कुलर मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो देखिए, हर जगह जिसका मैग्नीट्यूड है, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ भी देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वह तो आपको पता है कि टेंजेंशियल तो होता ही है। तो टेंजेंट हर जगह, यहाँ पर ये टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पर ये टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पर ये टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पर ये टेंजेंट खींच दिया। तो हर जगह क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो इसी को डिफाइन किया गया है, सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। आई बात समझ में? क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। और फिर देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वही बात, इसमें स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा और स्पीड पर ही बात है, स्पीड पर ही इसको डिफाइन किया गया है। इसलिए कि वास्तव में डायरेक्शन तो कहीं भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कि अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? डायरेक्शन कांस्टेंट अगर हो गया तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, वो आपका लीनियर मोशन होगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं उसको।
तो सर्कुलर मोशन के केस में कभी भी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये स्पीड इज नॉट कांस्टेंट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसलिए हर जगह देखिए इसका जो ये स्पीड है, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 14 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 16 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह क्या हो रहा है देखिए, ये बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? हर जगह ये बदल रहा है। तो जहाँ पर ये मैग्नीट्यूड इसका बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? तो क्या देखे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्या कांस्टेंट हो सकता है? मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन तो होगा ही नहीं। तो डायरेक्शन तो हर जगह बदलेगा। डायरेक्शन क्या होगा? हर जगह बदलेगा। तो एक्सेलरेशन की जो अब हम बात करेंगे, ये बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि वेलोसिटी तो हर जगह बदलता है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने की वजह से भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पर यह जो केस है देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसमें ये बताइए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? डायरेक्शन चेंज करने की वजह से। किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? डायरेक्शन चेंज करने की वजह से। आई बात समझ में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से होता है, और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से। मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से। तो पहले से जो आप एक्सेलरेशन जान रहे हैं, मान लो अंडर 10 से, तो अंडर 10 में जो आप एक्सेलरेशन पढ़े थे, शुरू से जो आप जान रहे हैं, वो एक्चुअली कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्चुअली कौन सा एक्सेलरेशन है? वह जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसलिए कि वो जो आप जान रहे हैं वो मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से होता है, जो आप पहले से जान रहे हैं। तो वो एक्चुअली में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तब बोलोगे सर पहले तो नहीं बताया गया था हम लोग को कि ये टेंजेंशियल है। तो एक्चुअली पहले आपको जब एक ही एक्सेलरेशन पढ़ना था तो वहाँ पर यह डिसाइड नहीं किया गया कि वो टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेलरेशन है, तो अब यहाँ पर ये डिसाइड होगा, है ना। जैसे मान लो किसी को दो बेटा है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा भाई किसको बुलाना है, बड़का को बुलाना है कि छोटका को बुलाना है कि नहीं? आई बात समझ में? या मान लो दो बेटा है, एक IAS है, दूसरा डॉक्टर है सपोज, तो भाई कौन डॉक्टर है, कौन IAS है? जब एक के बेटा है तो जो है सो वही है। तब उसे बड़का को बुलाना है या छोटका को बुलाना है, ये डिसाइड होगा क्या? ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो उसी तरह से जो आप पहले से एक्सेलरेशन जान रहे हैं वो आपका एक ही एक्सेलरेशन था, इसलिए आपको गुरुजी वहाँ नहीं बताए कि वहाँ पर सोचे चलो एक ही बात है तो एक्सेलरेशन से काम निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, वहाँ पर जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास दो एक्सेलरेशन है, इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। एक मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है और दूसरा डायरेक्शन चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा? कैसा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए कि इसमें तो डायरेक्शन बदल रहा है ना,
इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। अच्छा ये बताओ इसमें कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसमें कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल तो होगा ही, क्या सेंट्रीपिटल नहीं होगा? क्या सेंट्रीपिटल नहीं होगा? तो सेंट्रीपिटल भी तो होगा, इसमें भी तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो मतलब इसमें दोनों होगा। क्या होगा इसमें? दोनों होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इसी के वजह से डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से अब एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। आइए अब उस पर बात करते हैं। पहले यह बात आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के टाइप पर बात करेंगे। एक्सेलरेशन भी दो तरह का, कौन कौन सा होता है इस पर हम बात कर रहे हैं। अब आइए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन कौन सा? कौन कौन सा? तो पहला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आता है v² r आता है। कैसे आता है ये हम लोग आगे प्रूफ देखेंगे इसका, लेकिन पहले इसको सिर्फ इसको लिख दिया यहाँ पर, लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, और यह जो प्रोड्यूस होता है किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये डायरेक्शन चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। फिर सुनिए, एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। तो वेलोसिटी में अगर परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और परिवर्तन का मतलब सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड में परिवर्तन का नहीं है, जो आप पहले से इन जनरल समझते थे। तो पहले की बात और थी, पहले बच्चा थे, अब आप जवान हो गए हो, इसलिए कॉन्सेप्ट भी जवान होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहले जो समझते थे सिर्फ मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया। तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और डायरेक्शन में परिवर्तन होगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्शन में परिवर्तन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT से इंडिकेट करते हैं। टेंजेंशियल का T यहाँ है और रेडियल का ये R यहाँ होता है, AR रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल के लिए यहाँ पर इंडिकेशन AT होता है, और इसको देते हैं dV/dt, मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि ये बात तभी होगा dV/dt जबकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो, तभी यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन वाली बात लागू होगा। इसलिए इसको dV/dt देते हैं। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं साहब? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। और डायरेक्शन में परिवर्तन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। इसी बात को यहाँ पर लिखा भी गया, डिफाइन किया गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने की वजह से। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ड्यू टू किसके वजह से? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? और AR रेडियल का इंडिकेशन होता है, और यह जो है सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रल की तरफ लगता है। किधर लगता है? सेंटर की तरफ। यह जो एक्सेलरेशन होता है ये सेंटर की तरफ होता है, और इसके वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके वजह से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में?
तो यहाँ देखिए ए आर का वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ ये देखें हम लोग कि रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, टेंजेंशियल भी होता है। रेडियल इधर, टेंजेंशियल किधर, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट होगा हमेशा, टेंजेंशियल हमेशा टेंजेंट होगा हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इसलिए ये ए टी है। अब जरा देखो तो ए आर और ए टी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ए आर और ए टी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सर्कुलर मोशन में कि सिर्फ एक्सेलरेशन बताइए, तो सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। कैसा एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर पूछे तो ए आर इक्वल टू रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ए आर इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर और डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछे तो इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और टेंजेंशियल पूछे तो टेंजेंशियल, रेडियल पूछे तो रेडियल, अगर कुछ ना लिखे तो रिजल्टेंट, कुछ ना लिखे तो कुछ ना लिखे तो रिजल्टेंट मतलब ये। और ए आर और ए टी आपस में होता क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ए आर और ए टी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होगा तो नेचुरली कहीं भी कोई भी दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है, F1 इधर और F2 इधर, तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इधर, तो फिर जीरो हो जाता है। कोई भी दो परपेंडिकुलर फोर्स हो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो वही आपका जो है ये यहाँ पर भी लागू हुआ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, रेडियल या टेंजेंशियल? यूनिफॉर्म में रेडियल या टेंजेंशियल? रेडियल, पक्का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो प्रोड्यूस होगा वो होगा रेडियल, ठीक है। अच्छा ये बताइए अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें कौन सा प्रोड्यूस होगा, रेडियल, टेंजेंशियल या दोनों? आई बात समझ में? दोनों प्रोड्यूस होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें दोनों प्रोड्यूस होगा। तो मान लो जैसे यह जो फिगर हम लोग दिए हैं दोनों प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये फिगर जैसे मान लो ये किसके लिए हो गया, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, इसमें दोनों प्रोड्यूस होगा, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। इसमें टेंजेंशियल जैसे नहीं लिखे हैं तो ये मान लो ये किसके लिए हुआ, यूनिफॉर्म के लिए। ये किसके लिए हुआ, यूनिफॉर्म के लिए। आई बात समझ में? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल या रेडियल, और नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों प्रोड्यूस होगा, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों प्रोड्यूस होगा, रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा नॉन यूनिफॉर्म में। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करना ही है और डायरेक्शन भी तो चेंज होगा ही, सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल मेरा ये है कि किस सर्कुलर मोशन में, किस सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, किस सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? किस सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो दोनों में होगा, दोनों में होगा, यूनिफॉर्म में भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म में भी होगा। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म है तो भी प्रोड्यूस होगा। तो यूनिफॉर्म में कैसा प्रोड्यूस होता है, कैसा प्रोड्यूस होता है, बोलो? सेंट्रीपिटल। और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होगा। आई बात समझ में? बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, ये हम लोग समझे।
अच्छा फिर देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, किसके वजह से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। और सेंट्रीपिटल, देखो पिटल का शाब्दिक अर्थ ही होता है टुवार्ड्स, तो इसलिए सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का शाब्दिक अर्थ ही होता है टुवार्ड्स द सेंटर। तो यहां पर सेंट्रीपिटल हमेशा ही सेंटर के तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ लगता है। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी धागे से किसी बॉडी को आप बांध के ऐसे घुमाओ, किसी भी धागे से किसी बॉडी को ऐसे बांध के घुमाओ, तो देखोगे कुछ समय के बाद आपको जो है उंगली पर जो है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। और अगर ज़्यादा तेज़ी से घुमाइएगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उंगली पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये टेंशन की वजह से होता है। धागे पर जो फोर्स लगता है वह जो फोर्स होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये किधर लगता है? टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फ्यूगल का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर की तरफ, अवे। तो यह जो लगता है दिस इज योर अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? सेंटर से बाहर। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसको समझिए थोड़ा। वास्तव में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह जो है एक सूडो फोर्स है, और समझने के लिए सेंट्रीपिटल के रिएक्शन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? सूडो फोर्स है। और ये किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल के ही बराबर होता है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यह एक सूडो फोर्स है। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप कार से, ऑटो से किसी गोलंबर के चारों तरफ आप रोटेट कर घूम रहे हो, मान लो कोई गाड़ी गोलंबर के चारों तरफ ऐसे घुमा रहा है, तो आप फोर्स किधर महसूस करते हो? किधर फोर्स महसूस करते हो? बाहर के तरफ या भीतर के तरफ? मान लो ऑटो पर बैठे हुए हो और गोलंबर के घुमाए चारों तरफ, है ना, गोल घूमे ऐसे, ऑटो गोल घूमे, कार गोल एकदम घूमे ऐसे, तो फोर्स आप किधर एक्सपीरियंस करते हैं? भीतर या बाहर? बाहर की तरफ आप एक्सपीरियंस करते हो। जैसे मान लो प्रैक्टिकल तौर पर देखिए, मान लो इस तरह से आप जो है मान लो बैठे हुए हो, है ना, और ये इस तरह से गोल गोल घूमता है, तो आप किधर फोर्स महसूस करते हो? इधर बाहर की तरफ। तो यह जो बाहर फोर्स लगता है ना, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह बाहर महसूस करते हैं, बात सही है, बाहर महसूस करते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं। लेकिन एक्चुअल फिजिक्स यह है कि वास्तव में सर्कुलर पाथ में जब कोई भी गाड़ी चलती है, तो जैसे मान लो कि अगर ये सपोज ये कार का सीट ये है, ऑटो का सीट ये है, तो वास्तव में जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल लगता है इधर। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल लगता है इधर। और सेंट्रीपिटल फोर्स को AR, या मान लो इसको हम लोग जो है कुछ और इंडिकेशन दे सकते हैं, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन को AR से देते हैं, और सेंट्रीपिटल को मान लो यहाँ पर, है ना, FP से देते हैं, है ना, या FC दे दीजिए, सेंट्रीपिटल कोई इंडिकेशन दीजिए, इंडिकेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो है वास्तव में इधर फोर्स लगता है, लेकिन हम लोग अनुभव बाहर की तरफ करते हैं, है ना। बस इसका एग्जाम्पल वही है कि जैसे मान लो आप किसी भी चटाई पे खड़े हो, आप मैट पर खड़े हो और मैट को हम आगे पकड़ के खींच लिया,
आप गिरते किधर हो? पीछे गिरते हो। तो वास्तव में पीछे तो फोर्स लगा नहीं था, हमने तो आगे लगाया था। उसी तरह से ये कार के सीट पर, ऑटो के सीट पर फोर्स वास्तव में इधर लगता है, ये इधर फोर्स लगता है, लेकिन आप जो महसूस करते हो वो बाहर की तरफ करते हो। आपको जो महसूस होता है वो बाहर होता है, लेकिन लगता है ये किधर है? अंदर है। आई बात समझ में? और ये भी आपको पता है, जितनी तेजी के साथ हम मैट खींचेंगे आप उतना तेजी के साथ उधर गिरेंगे। तो इसलिए दोनों फोर्स क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बराबर होगा। और एक्चुअली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यह एक सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स के बारे में आपको पता है, पहले भी बताए हैं न्यूटन्स लॉ में। ये बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन दोनों बराबर होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये सूडो फोर्स होता है, और समझने के लिए आप इसको रिएक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली ये सूडो फोर्स है। अब देखिए, जैसे कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगा, मान लो कोई भी पत्थर को किसी धागे से बांध करके इस तरह से, मान लो आप नचा रहे हो, किसी भी पत्थर को धागे से बांध करके आप इस तरह से नचा रहे हो, तो इधर अगर ये धागा है तो इस पर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और धागे पर जो फोर्स है उसको हम लोग टेंशन से ज़्यादातर इंडिकेट करते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और बाहर जो लगता है ये लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर जो लगता है दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई बात समझ में? और जो वैल्यू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये हम लोग आगे देखेंगे, निकालेंगे कैसे आता है नहीं आता है, या अभी आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू इसका वैल्यू होता है mv²/r, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v²/r होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें मास को क्या करते हैं हम लोग? इंक्लूड कर देते हैं। फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मास इंटू फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन एक्चुअली v²/r होता है, और मास एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। किधर लगता है? सेंटर से बाहर की तरफ। जब भी सेंट्रीफ्यूगल का आपको डायरेक्शन देखना हो तो इसमें कोई भी बॉडी जब यहाँ पर है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सेंटर से लाइन खींचिए, सीधा आगे बढ़ा दीजिए। जहाँ आपको देखना है, यहाँ देखना है, सेंटर से लाइन खींचिए, आगे बढ़ा दीजिए। कहीं भी यहाँ देखना है, सेंटर से लाइन खींचिए, सीधा आगे बढ़ा दीजिए। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। फिर यहाँ देखना है, सेंटर से लाइन खींचिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यहाँ देखना है, सेंटर से लाइन खींचिए, इसको सीधा आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ देखना है, सेंटर से लाइन खींचिए, सीधा आगे बढ़ा दीजिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और पिटल किधर लगता है? अंदर की तरफ। पिटल किधर लगता है? अंदर की तरफ। और पिटल का इंडिकेशन टी होता है, जो कि अगर धागे की वाली बात है तो वहाँ पर ये टेंशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में? बोले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ गए? तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात थी। दोनों होता तो बराबर ही है ना? और प्रैक्टिकल तौर पर जैसे मान लो कोई पत्थर को किसी धागे से बांध के ऐसे नचा रहे हो आप, मान लो सपोज काफ़ी तेज़ी से आप उस घुमाना शुरू कर दिए, तो क्या होता है? धागा टूट भी जाता है। तो धागा अगर टूट जाता है तो पत्थर भागता किधर है? बाहर। तो इसका मतलब बाहर फोर्स लग रहा है, तभी तो वो बाहर भाग रहा है ना? बाहर फोर्स लग रहा है, तो बाहर जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई बात समझ में? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक्चुअली सूडो फोर्स है, जो कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल फोर्स जो होता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक्चुअल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आई बात समझ में? फिर वही एग्जांपल याद रखिएगा। मान लो आप चटाई पे खड़े हो और चटाई को हम पकड़ के खींच दिए, मैट को पकड़ के हम खींच दिए आगे, इस तरह से आगे की तरफ खींच दिया। आप किधर गिरते हो? पीछे की तरफ। तो पीछे कौन फोर्स लगाया आपके ऊपर? कोई नहीं।
हमने तो मैट को आगे खींचा था तो पीछे की तरफ आप गिरे, तो यही जो है सूडो फोर्स होता है। और समझने के लिए आप इसको इनर्शिया के वजह से समझ सकते हैं कि ये इनर्शिया के वजह से प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हो गया? तो फिर इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, यह जो फार्मूला आता है ये कैसे आता है, v²/r और mv²/r, तो ये कैसे आता है हम लोग इस पर बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है mv²/r, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आज का क्लास कैसा लगा ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं RKJ सर, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।